आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हमने ये पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज शुरू की हुई है और इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे शिफ्ट्स को अभी तक एनालाइज करा है और हमने जाना है कि जीएस के अंदर कौन से ज़्यादा टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आ रहा है और कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा पूछे गए हैं। साथ साथ करंट अफेयर्स का क्या स्तर रहा, कितने साल पुराना करंट अफेयर्स आया, हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी है। साथ साथ हमने जो स्टैटिक जीके है वहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, ये सब ओवरऑल हमने पूरा डिस्कशन किया है। तो फिर एक बार आज हम लोग एक नई शिफ्ट के साथ मौजूद हैं। शिफ्ट है 18 सितंबर 2024, शिफ्ट नंबर 2। तो भाई इस शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का क्या पेपर रहा, चलिए एनालाइज करते हैं। हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि कैसी रही? अनप्रिडिक्टेबल, प्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट या यूनिटरी, अप्रत्याशित, अनुपातिक, अनुपातहीन, एकात्मक। तो आप जानते हो कि जब हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने विशेष रूप से जो उसका फर्स्ट फेज था तो उसने वीट और राइस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी और इसलिए वीट और राइस में तो प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर हुआ लेकिन अन्य फसलें पीछे रह गईं। तो इसलिए जाहिर सी बात है इसका सही जवाब क्या है? अनुपातहीन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग क्रॉप्स के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, इनफैक्ट एरियाज में भी वैसे ही हुआ। जैसे हम देखते हैं कुछ ही एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा मिला, जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लेकिन बाकी जो रीजन्स थे इंडिया के वहां पे इतना ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं मिल पाया। तो ये जो हम बात कर रहे हैं डिसप्रोपोर्शनेट या अनुपातहीन, तो ये एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन की भी बात है और ये डिसप्रोपोर्शनेट था एरियाज के लिए भी। फिर बेसिक बात करें जो हमारे जनरल फैक्ट्स होते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम किसको मानते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। तो इन्होंने ही सबसे पहले हाई यील्ड वैरायटी सीड्स सबके सामने ला के रखे और जिससे उत्पादन बढ़ता है। और फिर ये इंडिया में भी आई थी और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको बोलते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। तो ना सिर्फ HYV सीड्स बल्कि उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी डालना पड़ता है, जिसकी वजह से हम ये भी देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में एक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ये आता है कि सॉइल डिग्रेडेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे ग्रीन रेवोल्यूशन की कि एक तो डिसप्रोपोर्शनेट क्रॉप्स में रहा, फिर डिसप्रोपोर्शनेट एरिया वाइज रहा और एक तीसरा सॉइल डिग्रेडेशन। चल, सिंपल क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो है। हमारी जो जुडिशरी है बच्चे वो इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं कि जजेस पे किसी प्रकार का एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का कोई दबाव है, वो अपने आप से काम करती है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, तो साफ बात है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करें तो इंडिया में कोई भी, जो यूनिवर्सल में तो आ गया कि कोई भी, लेकिन फिर हमने डाला अडल्ट क्योंकि कोई भी में तो बच्चे भी आ गए, तो कोई भी इंडिया में जो 18 प्लस हो तो फ्रेंचाइजी यानी उसके पास वोट डालने का अधिकार है। तो ये इसका मतलब है। डुअल सिटीजनशिप, तो ये तो है नहीं, तो यही फीचर नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। भाई अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप कैसे होती है कि एक राज्य जो होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो राज्य है 50, तो एक तो जो व्यक्ति किसी राज्य से है तो उसकी नागरिकता होगी स्टेट की उसके पास, और फिर एक कंट्री की सिटीजनशिप होगी, तो डुअल सिटीजनशिप हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि स्टेट्स की नागरिकता है कि भाई कोई महाराष्ट्र से है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, तो उसका कोई स्टेट का नागरिकता नहीं होता है। हमारे यहाँ एक ही सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जो हमने कहां से लिया है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। सिंगल सिटीजनशिप कंट्री की होगी। फिर नेक्स्ट बात करें तो जवाब तो हमें मिल गया है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो है। जैसे उदाहरण के लिए संविधान के कुछ प्रावधान सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं पार्लियामेंट द्वारा, लेकिन संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान है जहां पे स्टेट्स भी पार्लियामेंट के साथ जरूरी हैं कि भाई उनका अप्रूवल भी होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे क्या है? रिजिडिटी। तो कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं रिजिडिटी है। चलिए आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा, तो ये इजी क्वेश्चन था, तो दो इजी क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है? भोजपुर, मुंगेर, छोटा नागपुर। अगेन इजी क्वेश्चन है भाई। जो छोटा नागपुर रीजन है वो मिनरल रिच रीजन, और ना सिर्फ मिनरल रिच रीजन है। अब जब वहां पे मिनरल रिच है वो एरिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। कुल मिला के वो एक मेजर इंडस्ट्रियल जोन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके लिए मैंने मेजर और माइनर इंडस्ट्रियल रीजन की लिस्ट रखी है। आप वैसे भी बना सकते थे, जो हमने एक जनरल अवेयरनेस देखा, लेकिन कई बार हो सकता था ऑप्शंस बहुत क्लोज होते, कंफ्यूज करने वाले होते। तो आप देखो, भोजपुर, मुंगेर, बिलासपुर, कोरबा, जयपुर, अजमेर, बेटा ये वैसे भी माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है, ये है इंडस्ट्रियल रीजन, ऐसी बात नहीं है। ऑप्शंस ने बिल्कुल ऐसा एरिया नहीं डाला कि है ही नहीं, है लेकिन माइनर।
जैसे आप देखो यहाँ पे आपको जयपुर अजमेर दिख गया, भोजपुर मुंगेर दिख गया, बिलासपुर कोरबा दिख गया, तो ये माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है। तो इसलिए एक बार ये लिस्ट पर बिल्कुल नजरें घुमानी है। मेजर में देखिए मुंबई, पुणे, हुगली रीजन, बेंगलुरु, तमिलनाडु रीजन, गुजरात रीजन, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुंटूर वगैरह वगैरह। चलो फिर बात करें पडायनी या पडयनी लोकल डांस फॉर्म प्राइमरीली किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है गॉडेस भद्रकाली को प्लीज करने के लिए। तो जो पदायनी है ये परफॉर्म किया जाता है केरल में। केरल में आपने बिल्कुल नाम सुना होगा ओनम फेस्टिवल, हाँ सर सुना है। हम लोग अपनी क्लास में भी ऐसे याद करते ना कि करेला बच्चे को खिलाना है, करेला से केरल, करेला बच्चे को खिलाना है तो ऐसे ही नहीं खिला पाओगे, अलग अलग नाम बोल के खिलाना पड़ेगा। कह रहे नहीं करेला नहीं है, ये तो भिंडी है, ऐसा खिलाना पड़ेगा अलग अलग नाम बोल के। तो ओनम केरल का है। तो जब ओनम होता है तो ये उससे ही रिलेटेड है, क्या, पदयनी, जो लोकल डांस फॉर्म है। और इसमें विशेष रूप से आप देखते हो कि कलरफुल मास्क का बहुत उपयोग होता है। ठीक है, तो देखो कलरफुल मास्क, बहुत बड़े बड़े मास्क का उपयोग होता है। और साथ साथ ना सिर्फ मास्क, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कॉस्ट्यूम्स, रिथमिक ड्रमिंग, तो डांस भी है इसमें, म्यूजिक भी है इसमें। तो ये है आपके लिए पदयनी, तो केरल से संबंधित है। चलो नेक्स्ट बात करें, एक वर्ष के दौरान किसी फर्म के इन्वेंट्री में परिवर्तन को सही ढंग से क्या परिभाषित करता है। व्हाट करेक्टली डिफाइंस चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस प्रोडक्शन। तो सेल में से प्रोडक्शन माइनस करोगे, सेंस नहीं इस बात का। प्रोडक्शन में से सेल माइनस होगी ना भाई। 100 आर्टिकल प्रोड्यूस किए किसी कंपनी ने एक साल में, उसमें से बिके 80, तो चेंज ऑफ इन्वेंट्री आपका कितना आया 20, जो बचा हुआ है। तो कुल मिला के ये तो बड़ा सिंपल है, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। क्योंकि जब मैं दूसरे ऑप्शन देख रहा हूं तो इसमें लिखा है प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। तो कोई सेंस नहीं ना, पिछले साल के प्रोडक्शन से मैं वर्तमान क्यों माइनस करूं, मुझे तो इस साल का इन्वेंट्री में चेंज चाहिए ना। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं प्रोडक्शन में जो इस साल का है उसमें से सेल जो इस साल की है उसी को करूंगा। चलो ये तो कॉमन सेंस से बनने वाला क्वेश्चन है। रथ उत्सव या चैरियट फेस्टिवल जो लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, इसमें सुभद्रा जी के साथ कौन होते हैं। अब ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है, इस फॉर्म में नहीं, वहां पे कुछ और पूछा जाता है, लेकिन सेम चीज आती है कि रथ फेस्टिवल कहाँ का है, नंबर 1, रथ फेस्टिवल को किस नाम से जानते हैं, नंबर 2। और मैं कई बार एनालिसिस के दौरान बता भी चुका हूं, प्लस हम लोग क्लास में भी देखते हैं, एक टॉपिक है जिसका नाम है फेस्टिवल्स। तो अब हम लोग क्या देखते हैं बच्चे फेस्टिवल में, कि यहाँ पे एक कहानी है कि जब श्री कृष्ण, जिन्हें लोकली लॉर्ड जगन्नाथ के रूप में जाना जा रहा है, तो श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन छोटी सुभद्रा, तो सुभद्रा जी की एक बार इच्छा हुई कि मुझे नगर घूमना है, और तब दोनों भाइयों ने रथ का अरेंजमेंट किया और फिर अपनी बहन को पूरा नगर दिखाया। तो तब से ही ये प्रथा है कि रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें एक तरफ जगन्नाथ जी हैं यानी श्री कृष्ण का ही रूप है, फिर सुभद्रा जी हैं और भाई हैं बलभद्र या बलराम जिनको आप बोलते हैं ना, तो बलभद्र वही जवाब है। तो फिर इस यात्रा में क्या होता है कि रथ पे तीनों डीटीज को फिर निकाला जाता है सैर के लिए, और ये जाते हैं कहाँ, गुंडिचा टेम्पल। इसलिए जो ये रथ उत्सव है उसको गुंडिचा उत्सव भी बोलते हैं, गुंडिचा यात्रा भी बोलते हैं। और 9 दिन तक गुंडिचा मंदिर में रुकते हैं, इसलिए इसको नवदिन पर्व भी बोलते हैं, नवदिन पर्व। और फिर वापसी में माना जाता है कि ये अपनी मौसी माँ क्या रुके थे तब ओरिजिनली स्टोरी में, इसलिए वापसी में जब रथ यात्रा होती है तो मौसी माँ टेम्पल है, वहां पे तीनों डीटीज को रुकाया भी जाता है। तो पहले 9 दिन तक गुंडिचा टेम्पल, फिर जाएंगे वापसी में तो मौसी माँ टेम्पल रुकेंगे। इस पूरे प्रोसेस में पोडा पीठा, जो यहाँ पे एक लोकल जो प्रसाद है, उसका सेवन भी करवाया जाता है देवी देवताओं को, और साथ साथ लोग भी फिर सेवन करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर से यात्रा शुरू होती है, गुंडिचा टेम्पल जाते हैं, 9 दिन रुकते हैं, फिर वापस आते हैं जब जगन्नाथ मंदिर वापस, तो बीच में मौसीमा टेम्पल रुकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब तो हमने देख लिया। हाँ, तो जवाब क्या है बच्चे, बलभद्र। चलिए अगला क्या बोलता है क्वेश्चन अगला बोलता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी दूसरे शिफ्ट्स में भी देखा कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, कभी वो पूछ लेते हैं, और यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा ईस्ट फ्लोइंग है। तो अगर आपको वेस्ट फ्लोइंग सारे मालूम है तो वैसे भी बन जाएगा। तो मैं हर बार की तरह ये लिस्ट आपको दे रहा हूं बच्चे, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट और इनफैक्ट नॉन इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर सब मिलेंगे। तो लूनी, भद्र, शेत्रुंजी, साबरमती, माही, फिर नर्मदा, भदार, तापी, फिर वैतरना, फिर वैतरना के बाद मंडोवी जिसे महादई भी बोलते हैं, जुआरी, फिर काली नदी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार और पंबा, ये नदियां हैं।
और यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग कौन सी बच्चे, जाहिर है गोदावरी है। वैसे भी बन जाता अगर मालूम है, क्योंकि इतना तो बेसिक मालूम होता है, गोदावरी बहुत फेमस नदी है, वरना वेस्ट फ्लोइंग वालों से भी एलिमिनेट कर सकते थे। चलो साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। एक और साइंस का क्वेश्चन है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया। अब जब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो 5 ईयर प्लान्स में ना कुछ चीजें बहुत रिपीटेड आती हैं। एक आता है कि हेरट डोमर मॉडल कौन से 5 ईयर प्लान का है, तो फर्स्ट का है हेरट डोमर मॉडल पर बेस्ड क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फिर एक आता है कि भाई सेकंड 5 ईयर प्लान, तो पीसी महालनोबिस साहब के द्वारा जो महालनोबिस मॉडल दिया गया था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान आपका महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड है। एक ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आता है। एक ये चीज आती है कि फोर्थ 5 ईयर प्लान है, तो बच्चे वहां पर ही हम देखते हैं कि ये जो ड्रॉट प्रोग्राम है कि पहले तो ड्रॉट दूर किया जाए और वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान का है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो गरीबी हटाओ, तो ये मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब सबसे ज्यादा जो एसएससी पूछता है 5 ईयर प्लान में वो ये सब है। तो गरीबी आज लिख दिया मैंने, गरीबी हटाओ, ठीक है, तो गरीबी हटाओ, जो गरीबी हटाओ इनिशिएटिव वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का है। चलिए नेक्स्ट बात करें, टाइम मैगजीन की 2021 के सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया, सूची में किसका नाम शामिल नहीं था। अब यहाँ पे बहुत आलोचना अगेन एसएससी की हुई कि 2024 में 3 साल पुराना क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो भाई, टाइम्स लिस्ट 2024 की थी वहां से पूछ लेते, टाइम्स लिस्ट 2023 की वहां से पूछ लेते, लेकिन नहीं, क्या पूछा, 21 पूछा। तो जाहिर सी बात है आलोचना का तो पात्र भाई एसएससी यहाँ पे था ही, क्योंकि रेयरली ही कोई बच्चा होगा जो 3-4 साल पुराने करंट अफेयर्स पे ध्यान दे रहा होगा। और फिर कितना कंफ्यूजन भी तो होता है, क्योंकि हर साल टाइम्स लिस्ट आप पढ़ते हो तो कौन से नाम आ रहे हैं, कौन से हट रहे हैं, मुश्किल है। तो यहाँ पे सही जवाब है अमिताभ बच्चन का नाम नहीं था। 2021 की जो लिस्ट है उसमें ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम, नरेंद्र मोदी साहब पीएम, और अदार पूनावाला है बेसिकली, है ना, अदार पूनावाला। तो ये जो अदार पूनावाला साहब हैं, तो आपने सुना होगा कि बीच में जब हुआ था ना सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोविड के दौरान बहुत ज्यादा ही चर्चा में रहे थे, तो इसलिए 2021 की लिस्ट में, क्योंकि 20-21 में कोविड बहुत भयंकर फॉर्म में था। अच्छा अब बात करते हैं फिलहाल आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो बच्चे अब ऐसे तो देखो 3 साल 4 साल के पूछेगा, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतने साल पुराना करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 2024 में ही सिर्फ एक ऐसा ट्रेंड देखा गया जहां पे बहुत करंट अफेयर्स पुराने पूछे गए, लेकिन जनरली ऐसा उससे पीवाईक्यू में आप और जाओगे तो ऐसा नहीं है। तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि 1 साल हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अब ऐसा ट्रेंड मान लो। दूसरी बात, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कि जब आप 1-1 साल का करंट अफेयर पढ़ते हो, तो आप 1-1.5 साल का ही पढ़ो, उसमें ही मेहनत है, उसके बाद फिर और पीछे जाओगे तो फिर दूसरे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। और कोई गारंटी नहीं कि अगर आप 3 साल पुराना करंट अफेयर आपने साल का पढ़ भी लिया, 3 साल पुराना करंट अफेयर, तब भी वहां से आपसे क्वेश्चन बन जाए, कोई गारंटी नहीं है। कितना डेप्थ में करंट अफेयर्स पूछे, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए बेनिफिट टू इन्वेस्टमेंट रेशियो में बेनिफिट ज्यादा है नहीं, तो इसलिए 1.5-2 साल का ही मैक्सिमम करंट अफेयर्स पढ़ना है। चलो तो अब यहाँ पे देखो 2024 की बच्चे टाइम्स की लिस्ट की बात करें तो 8 इंडियन ओरिजिन के लोग थे, जिसमें से 2 इंडियन थे, तो आलिया भट्ट और साक्षी मलिक रेसलर, तो ये 2 थे जो इंडियन थे, और बाकी 6 जो हैं आपके वो इंडियन ओरिजिन पर्सन है ना, कि मतलब वो इंडिया से उनका संबंध रहा है, ओरिजिन रहा है, लेकिन वो फिलहाल इंडियन सिटीजनशिप पे नहीं है। फिर बात करें 2025 तो अचंभा, नो इंडियन मेक्स इट टू दी टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2025 लिस्ट। तो इस साल जो लिस्ट जारी हुई उसमें एक भी इंडियन नहीं है, तो ये भी बात दिमाग में रखना। डैश तोलकप्पियर द्वारा लिखित सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य डैश ऑर्डर्ड बाय तोलकप्पियर इज द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर। तो जब हम लोग बात करते हैं बच्चे संगम एज की, तो चेर और यहाँ पे पांड्या और यहाँ पे चोल, तो चोल नॉर्थ तमिलनाडु, पांड्या साउथ तमिलनाडु, और यहाँ पे जो चेर है वो आपका केरल वाला क्षेत्र है। तो अब हुआ क्या कि जो पांड्यन किंग्स थे उन्होंने क्या किया कि तमिल पोएट्स को बुलाया कि आप मदुरई आइए और तीनों के बारे में लिखिए, जो तीनों चीफ हैं उनके बारे में लिखिए, चेर चोल पांड्या के बारे में लिखिए। और फिर हम देखते हैं कि जो पोएट्स मिले, संगम इसको हम कहते हैं क्योंकि पोएट्स की असेंबली थी, असेंबली मतलब उनका मिलन हुआ, बहुत सारे पोएट्स इकट्ठे हुए तो संगम बोलते हैं। और यहाँ पे उन पोएट्स ने जो इन राजाओं के बारे में लिखा है तो हमने बोला संगम लिटरेचर, संगम साहित्य। अब जो पहला संगम था, 3 संगम के हम लोग बात करते हैं, यानी 3 असेंबलीज हुए थे, और फर्स्ट संगम से हमको कोई लिटरेचर प्राप्त नहीं होती है, माना गया है कि पूरा फ्लड्स में वो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया पूरा लिटरेचर फर्स्ट संगम का।
सेकंड संगम से एकमात्र जो चीज हमको मिलती है वो है तोलकप्पियम, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो तोलकप्पियर इसके राइटर हैं और तोलकप्पियम द्वारा लिखा गया है। और इसको हम बोलते हैं कि तमिल ग्रामर से डील करने वाला अर्लीस्ट टेक्स्ट है, मतलब इससे पहले हमको तमिल ग्रामर का और कोई टेक्स्ट नहीं मिलता। तो फर्स्ट टेक्स्ट ऑन तमिल ग्रामर क्या है? तो तोलकप्पियम। फिर बात करें संगम की, तो तीसरा जो संगम है बच्चे, वहां से हमको बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं और वहां से भी कुछ ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे एक है सिलापादिकरम, ये इलांगो आदिगल द्वारा लिखा गया और ये ऑलरेडी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है एक दूसरे सीजीएल के शिफ्ट में। ये सिलापादिकरम किसने लिखा है? तो बच्चे ये इलांगो आदिगल ने लिखा है। इसके अलावा इसका सीक्वल, मतलब जैसे होता है ना वेब सीरीज या पिक्चर का सीक्वल सेकंड पार्ट आता है, तो सिलापादिकरम का सीक्वल है मनी मेकलाई, जो किसने लिखा है? तो चिताली छतनार। तो चिताली छतनार, जिसको सतनार भी बोलते हैं, इनने लिखा है। फिर एक है सिवाका सिंतामणि, ये भी एक इंपॉर्टेंट एपिक है। ये किसने लिखा? तो तिरुटक्का टेवर। तो तिरुटक्का टेवर, थोड़े से नाम ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार में पढ़ने में आपको टफ लगे, लेकिन जब हम लोग संगम एज क्लास में करते हैं उसके बाद जब आप बार बार रिवाइज करते हो तो ये इतना कोई टफ नाम नहीं रह जाता है। और विशेष रूप से जो तोलकप्पियम है रिटन बाय तोलकप्पियार, वो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अर्लीस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, वो वैसे भी आपको पढ़ना है। तो तिरुटक्का तेवर। चलो आगे बात करें। भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्योंकि आपको देखो ऑप्शन में क्या दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसके अंतर्गत आएगा और किसके अंतर्गत आएगा? तो कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी आसान है, कुछ मॉडरेट हैं। चलो, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। बात करें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1984 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चे, वो कहां पे हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में साई का हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में साई का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो भी व्यक्ति हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं, प्रेसिडेंट हो जाते हैं साई के। तो कौन हो जाते हैं बच्चे? पीएम इसके हो जाते हैं चेयरमैन। चलो आगे की बात करते हैं, आगे देखें और क्या है। Which branch of ecology deals with the characteristics of ancient environment and their relationship with ancient plants and animals? ठीक है, तो पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पौधों और जानवरों के साथ उनके संबंधों से संबंधित है? तो अब यहां पे बात करें बच्चे, एक ये शब्द है पैलियो। पैलियो मतलब ही होता है ओल्ड। अगर आपको इतनी भी जानकारी है तो भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि जैसे हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री में स्टोन एज, तो पैलियोलिथिक एज पुरा पाषाण काल, फिर मीजोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नाम से ये न्यू नव पाषाण। तो पैलियो मतलब क्या होता है? ओल्ड, एंशियंट। तो यहां से भी आप बना लेते, ठीक है, यहां से भी आप बना लेते कि एंशियंट प्लांट्स और एनिमल से डील करता हुआ। चलो, प्रसिद्ध गजल गायिका गिरजा देवी का जन्म कहां हुआ था? जो गिरजा देवी जी हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, वाराणसी में। इनका घराना भी बनारस घराना है। इनको क्वीन ऑफ ठुमरी बोलते हैं क्योंकि ठुमरी एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग होती है। यहां पे आप देख रहे हैं गिरजा देवी जी। तो बच्चे वाराणसी यूपी में जन्म हुआ, क्वीन ऑफ ठुमरी, जो ठुमरी एक सिंगिंग का स्टाइल है, ठीक है। और इनको बहुत अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अब बस भारत रत्न बचा है। तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड, तो सब मिल चुका है बच्चे इनको फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू क्लासिकल म्यूजिक। तो कहां पे? तो उत्तर प्रदेश में जन्म। चल, महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतकार को पद्म विभूषण 2023 प्राप्त हुआ? तो यहां पे जाकिर हुसैन साहब सही जवाब हैं। और जाकिर हुसैन साहब वैसे भी 2023 में भी चर्चा में थे, और मैं आपको बता दूं 2024 में दिसंबर में उनका निधन हुआ। 2024 में उनको ग्रैमी भी मिला है। तो वो बहुत ज्यादा, आप मान के चलो कि अगर कोई ट्रेंडिंग है, यानी इस साल के भी सीजीएल में अगर पूछा जाने पर सबसे ज्यादा आप सोचो प्रोबेबिलिटी है, तो फिर जाकिर हुसैन साहब पे तो है ही, क्योंकि निधन भी हुआ है, ग्रैमी भी मिला है 2024 में, 2023 में भी पद्म विभूषण मिला था। तो सही जवाब है, ठीक है भाई। अब आप देखो जन्म कहां पे हुआ, तभी हम बोल रहे हैं ना महाराष्ट्र से संबंधित है, तो मुंबई में जन्म हुआ। और अगर आप नोटिस करेंगे इनके प्रोजेक्ट्स शक्ति, प्लेनेट ड्रम, अवार्ड्स देखो पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, यानी गिरजा देवी और जाकिर हुसैन साहब दोनों ने ही तीनों जो पद्म सम्मान है वो प्राप्त किए हुए हैं। फिर बात करें ग्रैमी पुरस्कार जो 2024 में मिला, तो मृत्यु दिसंबर में हुई लेकिन ग्रैमी शुरुआत के साल में मिल चुका था। तो यहां पे हम देखते हैं कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड था दिस मूवमेंट, और ये शक्ति ग्रुप का था। तो शक्ति ग्रुप, जो शक्ति ग्रुप है बच्चे, उसका ही
एक एल्बम था दिस मोमेंट, और ये शक्ति ग्रुप से ही संबंधित है। कौन? जाकिर हुसैन साहब। तो ये दिमाग में रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि 2024 का ग्रैमी जिस ग्रुप को मिला बेस्ट ग्लोबल एल्बम में, तो किसको मिला? शक्ति ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन इसके मेंबर हैं। अच्छा, फिर एग्जैक्ट बात करें, ग्रुप तो ठीक है शक्ति है, एल्बम क्या है बच्चे वो भी आ सकता है, तो दिस मोमेंट। तो दिस मोमेंट है एल्बम का नाम और ग्रुप का नाम है शक्ति। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। चलो, इनमें से कौन सी इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में एक स्थल रुद्ध नमकीन झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड सॉल्ट लेक इन साउथ वेस्ट एशिया बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन? बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि जब हम लोग इजराइल और जॉर्डन के बीच की बात करते हैं तो बच्चे जब आप डेड सी पढ़ते हो तो डेड सी में हमेशा लोकेशन पढ़ाई जाती है, और ये इजराइल और जॉर्डन के बीच है। ये बड़ा ही एस्टेब्लिश्ड और मतलब बहुत ही कॉमन फैक्ट है। डेड सी की सैलिनिटी की बात करें तो 34% सैलिनिटी है। इतनी ज्यादा सैलिनिटी है कि यहाँ पे लिटरली लोग फ्लोट करते हैं, मतलब स्विमिंग करने की उनको जरूरत नहीं है, वो वैसे ही फ्लोट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल तैरते हैं। तो सही जवाब क्या है बच्चे? डेड सी। चल आगे बात करें। 1792 में दरोगा प्रणाली भारत में किस गवर्नर जनरल ने शुरू की? ठीक है, तो दरोगा सिस्टम 1792 में किसने शुरू किया? अब हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो एग्जैक्टली दरोगा सिस्टम नाम नहीं पढ़ते, लेकिन हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स जरूर पढ़ते हैं। क्या? कि भाई पुलिस रिफॉर्म्स, कि पुलिस रिफॉर्म्स। तो पुलिस रिफॉर्म्स किसने शुरू किए थे इंडिया में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और वही बस यहां पे नाम चेंज करके उन्होंने दारोगा सिस्टम बोल दिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई हम क्या करते हैं कि हर जिले के अंदर बहुत सारे थाना सर्कल, पुलिस सर्कल बनाएंगे, और हर थाना सर्कल, पुलिस सर्कल जो भी कह लो, उसका जो हेड होगा वो होगा दारोगा, जिसके नीचे कांस्टेबल होंगे। आज भी मोटा मोटा यही व्यवस्था है, दारोगा और फिर उसके नीचे कांस्टेबल। तो बस ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया था। तो एक डिस्ट्रिक्ट, उसमें बहुत सारे थाना सर्कल, हर थाना सर्कल का हेड एक दारोगा, तो बहुत सारे दारोगा होगा एक डिस्ट्रिक्ट में, और फिर एक डिस्ट्रिक्ट होगी डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में। ठीक है, चल, तो ये सही जवाब है इसका क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहां पे आपके लिए वही वाली चीज लिखी भी हुई है। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है? राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स? तो नेशनल गेम से संबंधित है। नेशनल गेम्स आपको मालूम है आयोजित किए जाते हैं हर साल। जैसे 2000 बात करें 25 का जो नेशनल गेम्स है, जो आपका 38वां नेशनल गेम्स है, तो ये कहां पर? तो ये आयोजित हुआ आपका उत्तराखंड में, है ना। कभी कभार गैप भी आ जाता है, ठीक है, नेशनल गेम्स में, लेकिन जनरली प्रयास यही रहता है। तो जो नेशनल गेम्स है 38 वो उत्तराखंड में आयोजित हुए, और बात ये हो रही कि जो सबसे ओवरऑल परफॉर्मेंस जिसकी बेस्ट होती है उसको मिलता है राजा भलिंद्र सिंह अवार्ड। ये जो राजा भलिंद्र सिंह साहब है, तो ये बेसिकली एक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, ठीक है, और साथ साथ इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इनने जो इंडियन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में काम किया है, प्रमोट करने में काम किया है, उसी की वजह से इनके नाम पे एक स्पोर्ट्स ट्रॉफी है। और हम बात करें कि भाई किसको 2025 में मिली, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड में जो जीता होगा उसको मिली होगी। तो 38th नेशनल गेम्स इट वाज हेल्ड फ्रॉम 28 जनवरी टू 14 फरवरी 2025 इन उत्तराखंड। मैस्कट कौन था बच्चे? मौली। तो जो बर्ड है ना, कहां पे? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की स्टेट बर्ड, तो जिसको हम बोलते हैं मोनल, उसके नाम पे ही है मौली। टॉप परफॉर्मर कौन रहा? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ये बेसिकली इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के यहाँ पे एथलीट्स आते हैं। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये फर्स्ट है, इसलिए इनको ही मिला है क्या? राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। 39 नेशनल गेम्स कहां पर होंगे आयोजित? तो मेघालय में होंगे। ठीक है, चलो आओ बात करें निम्नलिखित में से कौन सा राजा। अच्छा, यहां पे आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन है कि राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी 5 बार सोचो जीत लिए सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने, इंक्लूडिंग 2025 जो अभी अभी हमने बात की है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आहार या राष्ट्र नामक उपखंडों में विभाजित था जिसका अर्थ था जिले? तो जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करते हैं तो जो सातवाहन लोग हैं उनके यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यवस्था ऐसी थी कि सबसे पहले जो राज्य, जैसे आज हमारे यहाँ राज्य होते हैं हम लोग बोलते हैं स्टेट, सातवाहनों में जो राज्य होते तो उनको बोलते थे जनपद। तो सातवाहन में जो राज्य है बच्चे उसको क्या बोलेंगे? जनपद। और अहर क्या है? जिला। तो हमारा जो प्रश्न है अहर, तो अहर कहां पे है? डिस्ट्रिक्ट। सातवाहन लोगों में है। और फिर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है विलेज। तो यहां पे हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है विलेज, और डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं अहर और स्टेट को बोलते हैं जनपद। सातवाहन लोगों की बात करें तो बच्चे इनमें जो संस्थापक है उनका नाम है सिमुक, और 60 ईसा पूर्व में लगभग सातवाहन वंश की स्थापना हुई। ये दक्कन भारत पे शासन करते थे, यानी महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका वाला जो रीजन है मेनली इस रीजन पे है। और सबसे यहाँ पे जो
फेमस रूलर है उनका नाम है गौतमी पुत्र शतकर्णी या गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो 23वें रूलर हैं। और हम देखते हैं कि उन पर एक नासिक शिलालेख भी है जो उनकी मां गौतमी ने ही लिखा है, मतलब गौतमी ने यहाँ पे लिखवाया है कि मेरा पुत्र गौतमी पुत्र सतकर्णी उसने क्या क्या किया अचीवमेंट्स, क्योंकि ये सबसे ग्रेटेस्ट थे। इनने उस टाइम के जो कंपटीटर थे जिसको बोलते हैं शक वंश, तो साका रूलर या शक वंश, तो वहां पे एक रूलर थे नहापान, उनको हराया भी था। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो साइंस के क्वेश्चन साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? तो ऑल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद सुप्रीम कोर्ट, कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से क्यों रजिस्टर होंगे भाई? इलेक्शन कमीशन से होंगे ना रजिस्टर, तो ये तो गलत है। अब पॉलिटिकल पार्टी सिंबल इज असाइन्ड बाय प्रेसिडेंट, भाई प्रेसिडेंट क्यों देगा? मतलब ये ऐसी चीजें हैं, मतलब ऐसा लड्डू क्वेश्चन है कि आप एलिमिनेशन से बना दो। पॉलिटिकल पार्टी सिंबल तो बेटा इलेक्शन कमीशन का काम है ना, तो ये प्रेसिडेंट थोड़ी ना देंगे। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम क्लासिफाइड एज नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है जिसमें राष्ट्रीय पार्टी होती है, राज्य स्तर पे पार्टी होती है, तो ये एक स्टेटमेंट सही है। और अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे कितनी नेशनल पार्टी है वर्तमान में, तो 6 हैं। जैसे बीजेपी, तो इसकी स्थापना 1980 में हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये निकली है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। कमाल बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन उससे निकली हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये नेशनल पार्टी है। 1964 में इसका गठन हुआ। बहुजन समाज पार्टी 1984, ठीक है, और नेशनल पीपल्स पार्टी 2013, आम आदमी पार्टी 2012, तो ये इनका एस्टेब्लिशमेंट हो गया। चलो, तो 6 नेशनल पार्टी। अंडर दी मेरो रुख मेरो संतति इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग इन 2023, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड फॉर एवरी चाइल्ड बोर्न इन सिक्किम? अब ये सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की एक योजना है जो उन्होंने 2023 में शुरू की थी। अब ये योजना का मैं आपको जवाब तो बता दूंगा, लेकिन ये आपके काम की बात नहीं रही। अब ये क्योंकि करंट अफेयर की स्टेट की स्कीम हो गई, आपको ये एनालिसिस से ले जाना है कि बच्चे कभी भी पढ़ रहे हो करंट अफेयर, तो सिर्फ नेशनल लेवल की स्कीम्स नहीं उस साल की, बल्कि जो स्टेट्स में भी अगर कुछ ऐसी स्कीम आई है जो बाकियों के लिए एक अच्छा मॉडल है, तो वो भी एग्जाम में आती है। और ऐसा हमने दूसरे शिफ्ट्स में भी देखा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि जब जन्म होगा बच्चे का, सिक्किम में किसी भी बच्चे का, तो 100 प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि एफॉरेस्टेशन हो रहा है, वृक्षारोपण हो रहा है, समय के साथ ये बहुत अच्छा रहेगा राज्य के लिए। तो 100 इसका सही जवाब है। किस भारतीय राजनीतिक नेता को लोकनायक कहते हैं? इजी क्वेश्चन है। देखो, जब हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण साहब की, जिनको जेपी भी बोलते हैं, लोकनायक भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? एक तो इनने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में बहुत ही शानदार रोल निभाया था। आगे चल के हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इनने टोटल रेवोल्यूशन की बात की थी कि भाई सरकार को हटाना है, बहुत भ्रष्टाचार है, लाइसेंस राज है और बिल्कुल बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है, गरीबी बढ़ रही है, तो इंदिरा गांधी जी को हटाना है। तो टोटल रेवोल्यूशन इनने 1975 वाले समय में हम देखते हैं बड़े स्तर पर इनका मूवमेंट था, और जिसके ही परिणाम स्वरूप फिर मजबूरन इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। इनफैक्ट इनकी बुक भी है, क्या? तो बुक का नाम क्या है बच्चे? तो टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन। अच्छा, इनने 2 पार्टियों की भी स्थापना की है, जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इस पे प्रश्न भी आता है, ये 1934 में स्थापित हुई। फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इनने मैक्सेसे अवार्ड, तो जो रेमन मैक्सेसे अवार्ड है ना, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे रेमन मैक्सेसे अवार्ड पब्लिक सर्विस के लिए, वो भी इनको प्राप्त थे। तो कुल मिला के इनको ही बोलते हैं लोकनायक। चलो भाई आगे बात करें, तो यहां पे सही जवाब क्या है? जयप्रकाश नारायण। आगे देखेंगे अगली चीज, तो एपिडेमिक डिसीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को अमेंड किया गया, ठीक है, अमेंड किया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया? ठीक है भाई, तो अमेंड किया बच्चे किस एक्ट को? तो कोई ओरिजिनल एक्ट थी उसको अमेंड किया गया है। अब क्यों अमेंड किया वो भी हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग जवाब देखते हैं। एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897, अभी जो एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 की है, तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसको इसलिए बच्चे अमेंड किया गया, उसका मुख्य कारण था क्योंकि आप देखते हो कि कोविड के टाइम पर 2020 में कोविड का समय, और हम देखते हैं कि ये वो समय था जब कई बार ऐसे कहीं से केसेस भी आ रहे थे कि जब बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में रश हो जा रही है, तो कहीं पर परिजनों ने डॉक्टर को भाई कुछ कर दिया, मार दिया, मैन हैंडलिंग की है, गलत बर्ताव किया है। वैसे ही उस टाइम पे हेल्थ प्रोफेशनल्स ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत प्रेशर में वो काम कर रहे थे, और फिर उन पर ऐसा जब दबाव दिया गया, तो फिर इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि ये एक्ट लाई गई थी कि कोई भी उनसे गलत बर्ताव नहीं करेगा वरना उसको सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या बोला था
कि न्यू लेजिस्लेशन ने बोला था कि हार्मिंग, इंजरिंग, हर्टिंग, एंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो अगर आप किसी भी प्रकार से हेल्थ केयर प्रोफेशनल को परेशान कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, इंजोर कर रहे हो, एंडेंजर कर रहे हो, तो ये फिर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और इसमें जो इंप्रिजनमेंट है, जो कारावास है, वो 3 महीने से 5 साल तक, और जो फाइन है वो 50,000 रुपए से 2 लाख के बीच, तो ताकि स्ट्रिंजेंट बनाया जा सके। सही बात है, ऐसे किसी भी चीज को रोका जा सके। चलो फिर हम बात करते हैं 1897 में ये तब आया था। आपने सुना होगा एक बड़ा फेमस केस है हिस्ट्री में, पूना प्लेग केस, चापेकर बंधु केस। तो ये उसी से संबंधित है। उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था भारत के कुछ हिस्सों में, तो ये वहां पे तब ये एक्ट लाई गई थी। खैर, अब तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बच्चे खत्म हो गया हमारा एनालिसिस। मुझे आशा है कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।